बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं आज आपके साथ इंडेक्स नंबर 5वां चैप्टर इसकी थेरी और थेरम्स डिस्कस करूँगी पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम स्टार्ट लेंगे, ये थर्ड ईयर की स्टैट्स की बुक में है 5वां चैप्टर इंडेक्स नंबर। जी अब इसमें पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगी इसके पेपर्स में क्या कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसमें पहले नंबर पे ये देखें, लिखा है construct the following number of price for 1950 and 1951 from the given data base year weighted current year weighted। जी इस क्वेश्चन के लिए बेस ईयर वेटेड और करंट ईयर वेटेड फाइंड करने का कहा है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और थ्योरी का क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में ये पार्ट था और 5 क्वेश्चन में ये पार्ट ए पार्ट है। Define an index number. Discuss the main steps involved in the preparation of an index number। ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। इसके अलावा ये पेपर है 2019 का। इसमें ये देखें, लिखा है शो दैट द फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये मैं अब आपके सामने सॉल्व करूँगी कि कैसे टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल होता क्या है और इसको कैसे सेटिस्फाई किया जाता है। जी स्टार्ट मैं यहाँ से लूँगी इंडेक्स नंबर से। आपको इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज होती है। स्टैटिस्टिकल मेजर होती है, एक मिकदार होती है स्टैट्स की जो कि एवरेज चेंज को मेजर करती है इन आ वेरिएबल, एक वेरिएबल में या ज़्यादा वेरिएबल्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम या स्पेस। यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं 2 सालों को, यानी कि 2000 कहेंगे कि हम 1985 में तो ऐसे था, चीनी की कीमत ये थी और 2005 में चीनी की कीमत ये है। या कह सकते हैं कि इस मुल्क में चीनी की कीमत इतनी है और इस मुल्क में इतनी है। यानी कि 2 स्पेस में, 2 जगहों में या 2 टाइम में कंपैरिजन किसी एक वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में, उसको हम चेंज को, एवरेज चेंज जब हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद ये इसकी कुछ हैं एग्जांपल्स हैं। उसके बाद देखें इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या हैं। एक सिंपल इंडेक्स नंबर होता है और एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंडिसेस एंड कंपोजिट इंडिसेस। अब सिंपल की डेफिनेशन बताई जा रही है। एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स व्हेन इट इज कंप्यूटेड फॉर अ सिंगल वेरिएबल। जब ये एक सिंगल वेरिएबल के लिए कंप्यूट की जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर्स ऑफ एनरोलमेंट इन कॉलेज या इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइसेस एट्सेट्रा, यानी कि एक वेरिएबल में जब चेंज को मेजर किया जा रहा है तो उसको हम सिंपल इंडेक्स नंबर कहेंगे। और ये इसकी कुछ एग्जांपल्स मज़ीद हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएं, composite index number, an index that is computed from 2 or more variables is referred to as a composite index। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं, यानी कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के चेंज को मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट इंडिसेस आर द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एट्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की। जी आगे से कंपोजिट को मजीद 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कंपोजिट इंडिसेस में फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये 2 इसके टाइप्स हैं, अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये आपने ज़रूर याद करना है। आपको पेपर में इस तरह से आ सकता है कि इंडेक्स नंबर है क्या, या सिंपल एंड कंपोजिट को एक्सप्लेन करें, या सिर्फ इंडेक्स भी पूछा जाए तो आपने ये भी उसमें लिखना है, सिंपल भी लिखना है, कंपोजिट भी लिखना है, क्योंकि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है थ्योरी का और आपको वो अगर लेनी है फुल मार्क्स तो आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। जी उसके बाद मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2000 कह लें कि 19 के पेपर में ये आ चुका है, 2018 का ये पेपर है। उसमें ये क्वेश्चन देखें, डिफाइन एन इंडेक्स नंबर, डिस्कस द मेन स्टेप्स
इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये वो मेन स्टेप्स हैं, यानी कि मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होल सेल प्राइस। अब डिफाइन इंडेक्स नंबर, उसमें पहले आपने इसकी डेफिनेशन इंडेक्स नंबर की लिखनी है इस क्वेश्चन में, फिर सिंपल एंड कंपोजिट के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद आपने मेन स्टेप्स पे आना है कि इंडेक्स नंबर बनाने में मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जी, इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड, देयर नंबर एंड प्राइस कोटेशंस, selection of the base period and calculation of price relatives, selection of average to be used, selection of appropriate weights। ये इसकी 4 टाइप्स हैं। इन सब में आपने 2-2 लाइंस लिखनी है। अब मैं पहला डिस्कस करूंगी, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड, देयर नंबर एंड प्राइस कोटेशंस। जी, कमोडिटीज आपने कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है और उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट तो कर ली, उनकी फिर कितनी तादाद होनी चाहिए। प्राइस कोटेशंस, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ कमोडिटीज टू बी इंक्लूडेड। ये कितनी कमोडिटीज ये होती हैं कि शुगर, वीट, राइस, जो जिसके बारे में हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं कि कमोडिटीज़ कितनी होनी चाहिए। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए कोई, इस मकसद के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दो इन स्टैटिस्टिकल थेरी एक्यूरेसी, क्योंकि स्टैट्स की थेरी में आपको पता है देयर इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल। एक स्टैट्स की थेरी में एक ये बहुत ही मशहूर एक असूल है कि जैसे जैसे हम आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स लार्ज करते जाते हैं, लार्जर द नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड द ग्रेटर वुड बी एक्यूरेसी। ये स्टैट्स में एक कहने कि जाना माना रूल है कि अगर आप एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज कर दें, लार्जर कर दें। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितनी कमोडिटीज़ होनी चाहिए। हालांकि स्टैट्स में ये एक थेरी भी है कि अगर आप नंबर एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीज़ कर लें, बट वी नो दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज़ वुड इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ये भी बात है कि जैसे जैसे हम कमोडिटीज़ को बढ़ाएंगे, ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, एक्सपेंस एंड डिले इन द कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। तो आपने यहाँ तक लिखना है इसको। हैंस अ रीजनेबल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवेल्यूएटेड इम्पोर्टेंस शुड बी यूज्ड, यानी कि हम फिर एक रीजनेबल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ यूज़ करेंगे। कौन सी यूज़ करेंगे? जो इम्पॉर्टेंट होंगी, उनके इम्पोर्टेंस की बेस पे हम फिर उनको यूज़ करेंगे। जी, ये तो समझ आ गई होगी आपको कि सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ आपने कौन कौन सी चूज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड आपने सेलेक्ट करना है कि आपने फिक्स बेस मेथड यूज़ करना है या आपने चेन बेस मेथड यूज़ करना है। जी, फिक्स, यहाँ पे आपने सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड लिख के उसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा मेंशन करना है द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड फ्रॉम विच द चेंजेस आर मेजर्ड, जिसकी मदद से हम चेंजेस को मेजर करेंगे। अब इसमें 2 मेथड हैं, दोनों का आपने थोड़ा सा मेंशन करना है। फिक्स बेस मेथड, उसका ये फार्मूला आता है Pn/P0 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये फार्मूला, और चेन बेस मेथड में आपके पास फार्मूला ये होता है और 1-2 लाइन इसकी एक्सप्लेन करनी है। इसी फार्मूले को कह लेंगे वर्डिंग में लिख देना है। तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड स्टेप। उसके बाद तीसरा स्टेप है selection of average. G. The next step involves the choice of an appropriate average to get a single index number for each year. For this purpose, any of the following averages may be used. Arithmetic mean भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीडियन भी यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी। ये तीनों एवरेजेस आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपने अरिथमेटिक मीन यूज़ करनी है आप वो कर लें, मीडियन कहा है तो वो यूज़ कर लें, ज्योमेट्रिक मीन कहा है तो आप वो यूज़ कर लें, आपने उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे मीडियन के बारे में और ज्योमेट्रिक मीन आप बेशक 1-2 लाइंस लिख लें। जैसे अरिथमेटिक मीन है, इट इज़ रेडिली अंडरस्टूड एंड इज़ ईजियर टू कंप्यूट, यहाँ तक बेशक इसका लिख लें आप, यहाँ तक आप इसको मेंशन कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट कह लें कि इसका एक डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ द मीन आर दैट इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। जी, यहाँ से यहाँ तक आप पहले ये लिख लें, फिर उसके बाद इसका डिसएडवांटेज यहाँ से यहाँ तक लिख लें।
फिर मीडियन पे आ जाए। मीडियन क्या है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज कंप्यूट, यानी कि आप इसका एक बेनिफिट लिखें और साथ यही लिख लें, इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ देन द मीन। मीन एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा मुतासिर होता है, मीडियन कम मुतासिर होता है। एंड डज नॉट, बस यहाँ तक, बस आप यहाँ तक लिख लें शुरू से। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में आपने क्या लिखना है? द ज्योमेट्रिक मीन इज़ अ सूटेबल एवरेज फॉर रेशियोज एज इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू इक्वल रेशियोज ऑफ चेंज। आप बेशक यहाँ तक इसका लिख लें, नो इशू, ठीक है। दो दो लाइंस भी लिख लें तो इनफ हैं। तो प्रेफर किसको किया जाता है? अगर कोई ना दिया हो तो हम अर्थमेटिक मीन चूज़ कर लेते हैं, या देख लें आप क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में क्या यूज़ हुआ है। जी, लास्ट इसका है स्टेप सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट वेट्स, कि आपने मुनासिब वेट्स चूज़ करने हैं। द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ टू डिसाइड हाउ टू सेलेक्ट वेट्स विच वुड इंडिकेट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरियस कमोडिटीज़ इन द ग्रुप, कि आपने वेट्स कैसे चूज़ करने हैं। इट इज़ एविडेंट दैट ऑल द कमोडिटीज सेलेक्टेड आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ तक आपने ज़रूर लिखना है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्स एंड कॉफ़ी आगे भी लिखना है, इसकी मिसाल भी देनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्स एंड कॉफ़ी कैन नॉट बी गिवन द सेम इंपॉर्टेंस एज वीट एंड राइस। अब देखें, आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। आपने पैसे अपने देखते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप पहले नंबर पर वीट और राइस प्रेफर करेंगे, ठीक है। आप पहले वीट एंड राइस प्रेफर करेंगे और फिर उसके बाद एग्स एंड कॉफ़ी को खरीदेंगे। तो wheat is much more important than coffee. It is therefore desirable that wheat must be given more importance. तो यहाँ तक आपने इसका लिखनी है, यानी कि आपने वेट्स देने हैं, चीज़ों को वेट्स देने हैं। ये स्टेप है वेट्स देने का, और आपको पता है ये वेट्स आपने कैसे देने हैं। पी एन ओवर पी नॉट, ये तो वही बेसिक फार्मूला है, ठीक है। उसके साथ आपने नॉट ये वाला वेट देना, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइस के बारे में आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको ऑपोजिट क्वांटिटी आपके पास एज अ वेट यूज़ होगा, क्वांटिटी एज अ वेट यूज़ होगा। और इसमें नॉट क्वांटिटी या एन क्वांटिटी, बेस ईयर वेटेड, करंट ईयर वेटेड, इनके ये दोनों नाम हैं। इसको बेस ईयर वेटेड कहते हैं या लास्ट ईयर भी कहते हैं इंडेक्स नंबर, इसको पास्ट इंडेक्स नंबर या करंट ईयर वेटेड कहा जाता है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये 4 मेन स्टेप्स हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आया है। और कि आपने ये इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन, फिर इसमें ये चारों स्टेप्स के नाम, और फिर इन सब में चारों में दो लाइंस लिखनी है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी, अभी इसमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, इसमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है, ये एक है, और इसके अलावा इसमें 2 टाइप्स हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। ये इसकी ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद ये आ जाता है वेटेड इंडेक्स नंबर। वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर पीछे था, और ये है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में क्या होता है? वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है, जिसका फार्मूला ये है समीशन पी एन ओवर पी नॉट। यहाँ से आपको पता है कि ये वही पी एन ओवर पी नॉट वाला फार्मूला है, और चूंकि ये वेटेड होता है ना, तो इसके साथ वेट मल्टीप्लाई होना होता है। पी है तो क्यू मल्टीप्लाई होगा, क्यू होता तो पी मल्टीप्लाई होना था, और बेस लास्ट ईयर को बेस ईयर वेटेड कहा जाता है, तो इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला है, कह लें कि लास्ट ईयर का। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर को एक्सप्लेन करें, तो आपने ये फार्मूला लिखना है, साथ इसकी 2-3 लाइंस में इसी को फार्मूले को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट पास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर समीशन पी एन ओवर पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका हो जाएगा पास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स। मार्शल एजवर्थ का ये फार्मूला है, आप बस ये बेशक 3 को वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लें, यानी कि डेफिनेशन थोड़ी बहुत इसकी याद कर लें, और फिशर का भी, फिशर आइडियल का फार्मूला तो है आपको 5 के आना चाहिए, लेकिन डेफिनेशन की हद तक ये 3 के याद कर लें, लास्ट ईयर, पास्टेस्ट, मार्शल एंड फिशर।
ये दो लाइंस आपको डेफिनेशंस की आनी चाहिए। और फिशर के बारे में आइडियल इसको क्यों कहा जाता है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फिशर आइडियल इंडेक्स हैज़ अ theoretical advantage over other index number as it is the only as it is the only index that obey both the time reversal test and factor reversal test। ये भी जो टेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आगे आएंगे। लेकिन फिशर एक ऐसा इंडेक्स नंबर है इसलिए इसको आइडियल भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये आ गया वॉल्श इंडेक्स नंबर। उसके बाद आ गया ये फार्मूला इसका, लेकिन ऐसा तो इसकी डेफिनेशन बेशक आप तैयार ना करें। उसके बाद नेक्स्ट जी ये भी मैं थोड़ा सा गाइड आपको कर दूं, ये एज फार्मूले के तौर पे है कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स का ये फार्मूला होता है। ये आपने ऐसे किसी क्वेश्चन आ भी सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्यू एन ओवर क्यू नॉट होता है, वैसे तो पी एन ओवर पी नॉट होता है ना, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्यू एन ओवर क्यू नॉट। वो प्राइस इंडेक्स नंबर था, ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और इसमें याद रखें इसका ऑपोजिट, अगर यहाँ पे क्यू यूज़ हो रहा है तो ऑपोजिट पी को एज अ वेट यूज़ होगा। बाकी लास्पेयर का, पास्चर्स का, फिशर का सेम फार्मूलाज हैं लेकिन क्वांटिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट आपके पास जी ये इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर फार्मूला। एक है टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और तीसरा है सर्कुलर टेस्ट। तो पहले नंबर पे मैं आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट का एक्सप्लेन करूंगी। इसके नाम से पता चल रहा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, कि टाइम को रिवर्स करना है। टाइम क्या है, एक ओ यूज़ होता है, एक एन। ओ आपको पता है बेस ईयर है और एन आपको पता है करंट ईयर है। तो इन दोनों को अगर हम आपस में रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो वो टाइम रिवर्स हो जाएगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट। जी if the time subscripts 0 and n are interchanged in a price or quantity index number formula whenever they appear, then the resulting price or quantity formula should be the reciprocal of the original index formula ignoring the factor 100। जी इसमें 100 फैक्टर को इग्नोर करके आपने लास्पेयर के फार्मूले पे, पास्चर्स पे, फिशर पे, सब पे बारी बारी ये टेस्ट अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है कि पी ओ एन होता है ना, पी ओ एन को आपने एन को ओ को आपस में रिप्लेस करना है और वो बराबर चूँकि 1/, के फॉर्म में आ जाएंगे ना, 1/, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे यही वर्डिंग लिखी हुई है कि जब हम उसको रिप्लेस कर देते हैं तो वो रेसिप्रोकल होता है ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स का। और रेसिप्रोकल होता है तो इट मीन्स डिवाइड में हो रहा है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी ओ एन मल्टीप्लाई बाय पी एन ओ इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर ये हम कहते हैं कि ये टेस्ट सेटिस्फाई होता है तो इस कंडीशन को पूरे करना ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने एक टेस्ट करूंगी तब आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन ये आपने सारा लिखना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट पेपर में आएगा तो आपने ये लिखना है, मेंशन करना है। जी अब लास्पेयर प्राइस इंडेक्स एक्सप्रेस्ड इन लास्पेयर का ये फार्मूला होता है पी ओ एन इज इक्वल टू समीशन पी एन ओवर पी नॉट, पी क्यू नॉट और क्यू नॉट। जी अब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एन को ओ के साथ तो आपके पास ये फार्मूलाज आ गए, पी एन ओ इज इक्वल टू समीशन पी नॉट क्यू एन, पी एन क्यू एन, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें कुछ भी कैंसिल नहीं होता, वरना अगर कुछ कैंसिल वगैरह हो जाए तो ये 1 के इक्वल आ जाना था। ये नॉट इक्वल टू 1 है बिकॉज कुछ भी सेम है ही नहीं ऊपर नीचे जो कि हम कैंसिल कर सकें। हैंस इट डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो लास्पेयर प्रूफ हो गया कि लास्पेयर टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट है आपके पास पास्चर्स फार्मूला। पास्चर्स फार्मूला क्या होता है, समेशन पी एन ओवर पी नॉट क्यू एन क्यू एन। तो ये फार्मूला है पास्चर्स का, ये ओ एन का फार्मूला है। ओ एन को एन ओ में कन्वर्ट करें, यानी कि एन की जगह पे 0, एन की जगह पे 0, ओ की जगह पे एन, एन की जगह पे 0, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वल, देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होता तो हम कैंसिल कर देते, सेम होता तो नॉट इक्वल्स टू 1, विच शोज दैट दिस फार्मूला टू डज नॉट ओबे द टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो पास्चर्स फार्मूला भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि ये इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है। अगर 1 के इक्वल आता तो हमने कहना था कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मार्शल एचवर्थ के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका टेस्ट करें। तो ये फार्मूला है
ये फार्मूला है मार्शल एजवर्थ का, ये ओ एन का है, हमने एन ओ का बना लेना है रिप्लेस करके, एन को ओ के साथ और ओ को एन के साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, सेम चीज़ें थी कि समीशन पी नॉट अंदर ब्रैकेट में क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू एन, आगे पीछे हैं लेकिन है तो प्लस ही ना, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के इक्वल आ गया, हेंस टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट मार्शल एजवर्थ में सेटिस्फाई हो गया। अब आपने ये चीज़ें याद भी रखनी है, ऐसा नहीं कि बस ये इस क्वेश्चन में इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओवरऑल इसका स्टैंडर्ड है कि मार्शल एजवर्थ सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल के टेस्ट को, और लास्पेयर और पास्चर सेटिस्फाई नहीं करते। अब फिशर के बारे में कहा जा रहा है कि फिशर करता है या नहीं। फिशर को आइडियल कहा है इसलिए जाता है क्योंकि ये टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आया है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि आपको पेपर में ये देखें 2019 में पेपर में आया है, शो दैट फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये आपने प्रूव करना है, तो उसके प्रूफ में आपने ये सारा लिखना है यहाँ से। फिशर आइडियल इंडेक्स का पहले फार्मूला लिखना है, फिर आपने लिखना है कि इंटरचेंजिंग द टाइम सब्सक्रिप्ट वी हैव, ओ एन को एन ओ में कन्वर्ट कर लें, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ n कर दें, और दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करके देखें इसमें वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जैसे ये अंडर रूट, ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट, तो होल अंडर रूट बेशक आप लगा लें, और ये देखें इसके साथ सेम है, ये इससे कैंसिल, उसके बाद ये इसके साथ सेम है, ये इससे कैंसिल, ये इसके साथ सेम है, ये इससे कैंसिल, और ये इसके साथ सेम है, ये इससे कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई ने कर दिया है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ने, इसलिए प्रूव हो गया कि वो 1 के इक्वल आ गया। आपने नीचे लिख देना है, हेंस इट कन्फर्म्स टू द टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट का प्रूव हो गया। अब आपके सामने मैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को एक्सप्लेन करूँगी कि ये हमने कैसे करना है। इफ़ द फैक्टर P's and Q's occurring in a price index formula B interchanged are reversed so that a quantity or price index formula is obtained, then the product of the two index numbers should equal the value index। अगर हम देखें टाइम रिवर्सल में हमने 0 को n से और n को 0 से रिप्लेस किया था। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब है हमने P और Q को आपस में चेंज करना है, यानी कि प्राइसेस और क्वांटिटीज़ को, जहाँ जहाँ फार्मूले में P लिखा है उधर Q लिख लें, जहाँ Q लिखा है वहाँ पे P लिख लें, तो उन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वो इसके बराबर, टाइम रिवर्सल में हम कहते हैं कि 1 के इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो अब हम कहते हैं कि इसके इक्वल, यानी कि वैल्यू इंडेक्स इसको कहते हैं, वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आए तो फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई होगा, यानी कि प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स दैट इज इक्वल्स टू शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स, देन हम कहेंगे फैक्टर रिवर्सल सेटिस्फाई होता है। मैं आपके सामने ये लास्पेयर का कह लेंगे सॉल्व करने लगी हूँ। लास्पेयर का ये फार्मूला लिखा, पी ओ एन इज इक्वल्स टू समीशन पी एन ओवर पी नॉट, क्यू नॉट और क्यू नॉट। तो अब इस पी को क्यू में रिप्लेस कर दें, इस पी की जगह क्यू, इस क्यू की जगह पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी, ये पी ओ एन है, ये क्यू ओ एन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों में से देखें कुछ कटिंग शटिंग होती है, कुछ भी नहीं कटिंग होती, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस वन, इस वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं आया। सो लास्पेयर इंडेक्स इज डज नॉट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, के लास्पेयर जो है वो फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करता, ना तो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता था और ना ही फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। सेकंड इसका है अगेन इंटरचेंजिंग द फैक्टर पीज एंड क्यूज, दोबारा से पास्टेस का फार्मूला लें और ये फार्मूला लिखें और उसको फैक्टर को रिवर्स कर लें, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी लिख लें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी इक्वल नहीं आया वैल्यू इंडेक्स के, नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, तो पास्चर्स प्राइस इंडेक्स भी सेटिस्फाई नहीं करेगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। नेक्स्ट है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स, ये मार्शल एजवर्थ का फार्मूला है और आपने इसको इंटरचेंज करना है P को Q से और Q को P से, ये लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो देखें ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स। लेकिन आपको याद होगा कि मार्शल एजवर्थ जब हमने पीछे टाइम रिवर्सल टेस्ट में किया था तो उसने सेटिस्फाई कर लिया था मार्शल ने, लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम
करते हैं फिशर, यानी कि फिशर प्राइस इंडेक्स की बारी है। ये फार्मूला लिखा, उसको क्यू में कन्वर्ट किया, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, पी को क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अब देखें ये इसके इक्वल आ गया। कैसे आया है ये मैं आपके सामने दिखाती हूँ। जो जो सेम है उनको आप कैंसिल कर दें। जैसे ये पी एन क्यू नॉट, पी एन, ये पी एन क्यू नॉट से कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये क्यू एन पी नॉट, इस क्यू एन पी नॉट से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ऊपर ये और ये दोनों सेम हैं, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये दोनों सेम हैं, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऊपर नीचे ये दोनों लेकर होल स्क्वायर करके और होल अंडर रूट, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये रह गया, दैट इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। हैंस वी सी दैट फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये क्वेश्चन में आ चुका है कि आप प्रूव करें फिशर आइडियल इंडेक्स टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने दोनों ये प्रूव करने हैं, तब इसके मार्क्स मिलेंगे। जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आपने ये याद भी रखना है कि लास्पेयर पास्चर्स नहीं सेटिस्फाई करता दोनों टेस्ट को, फिशर दोनों को करता है, मार्शल टाइम रिवर्सल को करता है लेकिन फैक्टर रिवर्सल को नहीं करता। ये है सर्कुलर टेस्ट, ये भी आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लें, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको रीड ज़रूर एक बार कीजिएगा कि इसमें है क्या। इसके प्रूफ्स नहीं लिखे हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर पे। जी, consumer price index number is designed to measure the changes in the composite price of a specified basket of goods and services during the given period as compared with the base period। ये आपने एक बार इसको रीड कर लेना है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPIs को कहते हैं, और इसके कंस्ट्रक्शन के ये कहने के स्टेप्स हैं। स्कोप, हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स, पीस डेटा, कंप्यूटेशन ऑफ द इंडेक्स। ये आपने दो लाइन्स इसकी ज़रूर याद कर लेनी है एक बार। मतलब पेपर्स में आया तो नहीं है पास में, लेकिन आ तो सकता है। उसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का ये फार्मूला, और ये एक आध इसकी लाइन आप देख लें। हाउस होल्ड बजट मेथड का ये फार्मूला है और ये इसकी लाइंस हैं, ये भी आप देख लें। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसके ये ड्रॉबैक्स वगैरह हैं। और अब मैं आपको इसके 2020 का पेपर आपके सामने डिस्कस करती हूँ कि उसमें क्या क्वेश्चन है। जी, इसमें 5 का ए पार्ट देखें। 5 का ए पार्ट में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 1964 बाय टेकिंग 1957 एज बेस ईयर, और दूसरे पार्ट में 1957 के लिए निकालना है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1964 एज बेस ईयर। ये क्वेश्चन आया हुआ है 5 का ए पार्ट। इसका थ्योरम्स ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रेलिवेंट। और अगर मैं बात करूँ इसी पेपर में थ्योरी की, तो ये इसका 1 का बी पार्ट देखें। कंप्यूट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एंड चेन बेस इंडेक्स और लास्पेयर एंड पास्चर्स इंडेक्स। ये कह लें कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 4 नंबर इसके पहले पार्ट के और 4 नंबर दूसरे पार्ट के। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हैं। ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।